देखिए, बहुत संघर्षों के साथ मैं यहाँ पहुँचा हूँ। लेगेसी को आगे ले जाने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है। सिर्फ नाम से आप जिंदा नहीं रह सकते। आपने जीत का भी स्वाद चखा है, हार का भी स्वाद चखा है। देखिए, जीत लिखने में तो लोगों का साथ रहा। लोगों ने मुझे, सभी ने वोट दिया। मुझे मुसलमानों का भरपूर वोट मिला, मुझे दलितों ने वोट दिया, मुझे ठाकुरों ने वोट दिया। और एक बहुत बड़ा हथियार हमारी आबादी थी, जिसका यूटिलाइज हमने नहीं किया, और ये बहुत अनफॉर्चुनेट है। पिछले 10 साल में अगर हम इसका यूटिलाइज करते तो जो आप महाशक्ति बनने की बात करते हैं, हम उस महाशक्ति की तरफ जा सकते हैं। आत्मनिर्भर नहीं, आपने चाइना निर्भर कर दिया, आपने अमेरिका निर्भर कर दिया। अगर आप आत्मनिर्भर की बात करते तो नौजवान को रोजगार मिल जाता। आत्मनिर्भर की तो बात ही नहीं हो रही है। आप मुझे बताइए, एप्स्टीन फाइल की वजह से ट्रेड डील हो गई, ट्रेड डील में देश बिक गया। आप क्या बात कर रहे हैं? प्रासंगिक नहीं है। देश बिक गया, आप कह रहे हैं प्रासंगिक नहीं है। हम यहाँ क्या कर रहे हैं पार्लियामेंट में? इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण कुछ हो सकता है कि इस देश के अंदर कोई मुख्यमंत्री ऐसी भाषा का इस्तेमाल करे? देखिए, जमीन वहाँ लड़ाई सीधी कांग्रेस की और बीजेपी की है। बाकी जो भी करे जाएगा वहाँ पे, वो बीजेपी को फायदा ही पहुंचाएगा, इसके अलावा कुछ नहीं है। राहुल गांधी तो संत योगी आदित्यनाथ की बात है, बाबा ईमानदार आदमी है, बस इतना तो है बाबा का। प्रियंका गांधी, इंदिरा गांधी का दूसरा। मायावती को किस तरह देखते? बहन जी बड़ी नेता है दलित समाज में, उन्होंने किया है, काम किया है दलितों के लिए। चंद्रशेखर। छोटा। नमस्कार, मेरा नाम है जितेंद्र चौहान और आप देख रहे हैं स्टेट मिरर हिंदी। आज हम बात करेंगे ऐसे शख्स की जो पश्चिम उत्तर प्रदेश की पावर सेंटर माना जाता है, जिनके बयान तमाम सुर्खियों में रहते हैं, लेकिन अपने बयानों की वजह से कई बार वो मुसीबतों में फंसे हैं। हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से आने वाले एक शख्स की, जो सांसद हैं, कई बार विधायक भी रहे हैं। हालांकि राजनीतिक सफर काफी उथल पुथल भरा रहा है और किसी फिल्मी पटकथा से कम नहीं है। हम बात कर रहे हैं इमरान मसूद की और उनसे चर्चा करेंगे इस अनप्लग अड्डा में, पॉडकास्ट में जानेंगे उनके राजनीतिक करियर के बारे में और तमाम जो सुर्खियां उन्होंने अब तक बटोरी हैं। इमरान जी, स्वागत है बहुत बहुत आपका। जी शुक्रिया। इमरान जी, जो राजनीतिक सफर आपका रहा है किसी फिल्म पटकथा से कम नहीं रहा है। तमाम ऐसे बयानात भी रहे जो काफ़ी परेशानी का सबब भी बने आपकी, लेकिन सहारनपुर से निकलकर सत्ता के गिलहर संसद तक आना कैसा रहा है सफर अब तक का? देखिए, बहुत संघर्षों के साथ मैं यहाँ पहुँचा हूँ। मेरा राजनीति के अंदर पदार्पण 17 साल की उम्र में हो गया था, और 87 से और अभी 40 साल हो रहे हैं मुझे राजनीति करते हुए। तो बड़ा लंबा सफ़र मेरा संघर्षों का रहा है। 20 साल के बाद मैं चेयरमैन बना, एमएलए बना। तो रहा है, चलता है, जिंदगी चल गई। मजा भी आता है ना राजनीति में? नहीं, राजनीति ऐसी चीज़ है जिसमें आप एक बार आ जाते हो तो फिर आप निकलना बहुत मुश्किल है। अगर आप लगातार मेन स्ट्रीम में रहते हो, हारना और जीतना तो चलता रहता है, लेकिन मेन स्ट्रीम में रहते हो तो फिर निकलना बहुत मुश्किल होता है। क्योंकि आपको राजनीतिक विरासत भी मिली थी अपने पिताजी की तरफ से, उसको भी संभाल पाना बड़ा एक सवाल निशान था। जिस क्षेत्र से आप आते हैं वहाँ की राजनीति बहुत अलग तरीके की थी। अभी तो चलो ठीक है, उत्तर प्रदेश में अलग तरह की राजनीति है, हिस्सा हो चुका उत्तराखंड का और उत्तर प्रदेश बन चुका है, क्योंकि उत्तराखंड से लगता ही आपका सहारनपुर पड़ता है। उस पावर सेंटर को बरकरार रखना और वो पिताजी की लेगेसी को आगे लेके जाना कितना बड़ा चैलेंज था आपके लिए? देखिए, लेगेसी को आगे ले जाने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है। सिर्फ नाम से आप जिंदा नहीं रह सकते, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, और मेहनत करके ही आप खड़े हो पाते हैं। आपने जीत का भी स्वाद चखा है, हार का भी स्वाद चखा है। संसद में जब आप 2024 में आए, वो जीत बहुत बड़ी जीत मानी जा रही थी आपके हिसाब से, क्योंकि उस टाइम जो कांग्रेस पार्टी का जो वर्चस्व था पूरी तरीके से खत्म हो रखा था। आप कांग्रेस छोड़ के जा चुके थे, दोबारा से कांग्रेस में शामिल हुए। किस तरह वो जीत की जो इबारत थी वो लिखी गई, थोड़ा बताइए जरा खुलकर। देखिए, जीत लिखने में तो लोगों का साथ रहा। लोगों ने मुझे, सभी ने वोट दिया। मुझे मुसलमानों का भरपूर वोट मिला, मुझे दलितों ने वोट दिया, मुझे ठाकुरों ने वोट दिया, और मुझे लगभग सभी बिरादरियों में थोड़ा करके सब वोट मिलने का काम हुआ। ये आपको लगता है कि उस टाइम पे जब संविधान बचाओ यात्रा राहुल गांधी ने निकाली थी, उसका सपोर्ट आपको मिला था? निश्चित रूप से हमने सबसे पहले सहारनपुर में एक मेरा मान मेरा संविधान करके यात्रा निकाली थी। वो संविधान को लेकर के हमने यात्रा निकाली थी, और उस यात्रा का इफेक्ट पूरे चुनाव के ऊपर, पूरे, क्योंकि फर्स्ट फेज में मेरा चुनाव था, उसके बाद ये शुरू हो गया था। आपको लगता है कि वो एक मील का पत्थर साबित हुआ आप लोग, राहुल गांधी का उसमें शामिल होना?
निश्चित रूप से राहुल जी के नेतृत्व में ही सारा का सारा हुआ है, राहुल जी के नेतृत्व में ही सब बदलाव की बात थी। चूंकि आप भी युवा नेता माने जाते हैं, हालांकि 40 साल आपको जरूर हो गए हैं, लेकिन आपके जो राजनीतिक सफर रहा है वो युवाओं के इर्द ज्यादा रहा है। युवाओं ने काफी समर्थन दिया है आपको। अब क्योंकि सहारनपुर एक एक पिछड़ा क्षेत्र माना जाता था, जो हम देखते हैं कि इंडस्ट्री भी थी वहाँ पे, काफी पीछे आ चुकी है अब। युवाओं को लेकर आपकी क्या सोच आगे के लिए, कुछ सालों के लिए? देखिए, नौजवान इस वक्त सबसे ज़्यादा परेशान है। जो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ हैं, गवर्नमेंट ने नौकरियां तो ख़त्म ही कर दी ऑलमोस्ट। हर जगह ठेका प्रथा चल रही है। उस ठेका प्रथा के अंदर उत्पीड़न बेइंतहा है। अभी जैसे मैं रेलवे में था, मैंने अभी रेल मिनिस्टर साहब को लिखा भी है। मतलब 19-19 घंटे काम कर रहे हैं, 19-19 घंटे ड्यूटी पर हैं। 1-2 घंटा उनको अपने काम के लिए भी चाहिए, 2-3 घंटे उन्हें सोने को मिलते हैं। हफ्ते में 1 दिन छुट्टी होती है और तनख्वाह 11,000। तो ये क्या करे आदमी? मतलब किस हद की बेरोजगारी है कि एक मजदूर से, जो खेत में मजदूरी करता है, उससे भी कम पैसे पर काम करने में पढ़े लिखे लोग तैयार हैं। क्या ये व्यवस्था की कमी है या ढांचा, सामूहिक ऐसा बच्चों का सामाजिक ढांचा हमारा, की मजबूरियां बनी हुई है लोगों की? नहीं नहीं, व्यवस्था की कमी है। चाइना के पास आबादी बूढ़ी हो गई, हमारी आबादी जवान है बिल्कुल। और एक बहुत बड़ा हथियार हमारी आबादी था, जिसका यूटिलाइज हमने नहीं किया और ये बहुत अनफॉर्चुनेट है। पिछले 10 साल में अगर हम इसका यूटिलाइज करते तो जो आप महाशक्ति बनने की बात करते हैं, हम उस महाशक्ति की तरफ जा सकते। मतलब जिस तरीके से जो हमारी यूथ एनर्जी है उसको सरकार ने सही तरीके यूज नहीं किया, आपका ये कहना है? बिल्कुल। कहाँ किया है बताइए, कहाँ किया है? अगर इतनी बड़ी तादाद में नौजवान होने के बाद भी आज हमारा क्या हाल हो गया? हमारे देश में जब व्यापार घाटा लगातार चाइना के साथ बढ़ रहा है, व्यापार घाटा लगातार, अब जो अमेरिका के साथ हमें मुनाफा होता था व्यापार में, वो पहले साल से ही $13 बिलियन के नुकसान में जाएगा। तो इतने बड़े व्यापार घाटा को हम लोग सहन करेंगे, जबकि हमारी आबादी, जब आप आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं तो आपने आत्मनिर्भर तो करा नहीं, आपने आत्मनिर्भर नहीं, आपने चाइना निर्भर कर दिया, आपने अमेरिका निर्भर कर दिया। अगर आप आत्मनिर्भर की बात करते तो नौजवान को रोजगार मिल जाता। आत्मनिर्भर की तो बात ही नहीं हो रही है। नौजवान तो बेरोजगारी के लिए धक्के खा रहा है, या तो पलायन करता है, शहर में आता है, शहर में उसकी हालत खराब है, और जगह जाता है उसकी हालत खराब है। स्थिति इतनी ज्यादा भयावह है कि आप ये देखिए कि लगातार आप देख रहे हैं कि कर्ज के वजह से लोग खुदकुशी कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कि बच्चों के ऊपर पढ़ाई का इतना बोझ है कि वो पढ़ाई की वजह से, और पढ़ाई इतनी महंगी कर दी है कि आम आदमी की पहुंच से बाहर हो रही है। लगातार आपको लग रहा है कि सरकार का ही कई मामलों में विफलता, 100% विफलता है। क्योंकि संसद भी चल रही है, हम देख रहे हैं पिछले बजट सत्र जब से आया है ये बहुत हंगामेदार रहा है। इमरान जी, चूंकि आप भी राहुल गांधी के बहुत करीबी माने जाते हैं नेता विपक्ष के तौर पर, उन्होंने जिस तरीके से शुरुआत की अपनी, क्या आपको लग रहा है कि कई सांसद निलंबित कर दिए गए? राहुल गांधी जिस तरह के मुद्दे उठा रहे हैं, चाहे वो मेजर जो आर्मी चीफ नरवणे जी की किताब का मुद्दा हो या बजट पर चर्चा की बात हो, लेकिन वो मुद्दे से कहीं ना कहीं डाइवर्ट हो जाते हैं। स्पीकर साहब ने भी लगातार उनको बोला कि आप इस तरह की बातें ना करें, जो कोई किताब छपी नहीं है उसको ना बोला जाए, उनके बारे में ना बोला जाए, या बजट की ओर बात करनी थी तो उन्होंने अलग अलग तरह के नाम गिना दिए, एप्स्टीन फाइल का नाम मुद्दा लिया है। क्या राहुल गांधी जानबूझकर? एप्स्टीन फाइल का मुद्दा नहीं है क्या राहुल नहीं, क्या एप्स्टीन फाइल मुद्दा नहीं है? बिल्कुल हो सकता है। आप मुझे बताइए, एप्स्टीन फाइल की वजह से ट्रेड डील हो गई। ट्रेड डील में देश बिक गया। अगर एप्स्टीन फाइल ना हो तो ये ट्रेड डील थोड़ी हो रही थी। कोई प्रधानमंत्री अपने देश को, अपने देश के लोगों को इस तरीके से सेक्रीफाइस नहीं कर सकता। आपको लग रहा है कि एप्स्टीन फाइल ही एक कारण है जो ट्रेड डील हुई है? ये इसके अलावा क्या है? दो ही जो उन्होंने बोला, इसके अलावा कुछ है ही नहीं। जो 2 बातें उन्होंने बोली, जो केस है वहां पे, एक उस केस को और एप्स्टीन फाइल, ट्रंप साहब लगातार बोल रहे हैं, आप जवाब नहीं दे पाते। ट्रंप साहब ने तो फिर कह दिया कि मोदी मेरे दोस्त हैं, मैं चाहूं तो उनको बर्बाद कर सकता हूं, लेकिन मैं करूंगा नहीं। तो ये क्या है? ये क्या है? आप बताइए। ये इमरान साहब, आप भी जानते हैं कि राजनीति में जो बयानबाजियां की जाती हैं कई बार तथ्यहीन होती हैं, आधारहीन होती हैं, लेकिन कह दिया जाता है, उसका इफेक्ट कहीं ज्यादा लार्जर पड़ जाता है। आपको नहीं लगता कि संसद में जिस तरीके से चर्चा हो रही थी, बार बार मना करने के बाद राहुल गांधी उसको इंटेंशनली बोलते जा रहे थे? आप मुझे बताइए उसकी वजह, नहीं, आप मुझे बताइए उसकी वजह से पूरा देश भुगतान करेगा। एक आदमी को बचाने के लिए पूरा देश भुगतान करेगा। हमारा $41 बिलियन का लास्ट ईयर
ट्रेड था अमेरिका के साथ, और 88 बिलियन का हमने भेजा था। तो हमें ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से 45 टू 46 बिलियन डॉलर का व्यापारिक फायदा हुआ था, व्यापारिक फायदा हुआ था। अब क्या होगा, 100 बिलियन डॉलर हम उनसे करेंगे तो पहले दिन से ही हम 13 बिलियन डॉलर के लॉस में चले जाएंगे, वेरी फर्स्ट डे 13 बिलियन डॉलर के उसमें। हालांकि आपने सारे वगैरह कुछ साइन हुई नहीं है, अभी चर्चाएं चल रही हैं, यार सब साइन हो गई, सब चीजें खोल दी गई उसके अंदर। कह रहे हैं हमने कृषि नहीं खोला, कृषि क्षेत्र तबाह कर दिया इन्होंने, डेयरी तबाह कर दिया इन्होंने। ये जो काम इन्होंने किया है कोई देश का प्रधानमंत्री नहीं कर सकता था अनटिल वो प्रेशर में ना हो। जो राहुल गांधी ने बोला कि चोक कर दिया, हाँ वो चोक कर दिया, उसी लिए हुआ है, अदरवाइज नहीं कर सकता, कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं कर सकता। आप बताइए, आप कह रहे 18% टैरिफ, 3% टैरिफ था, 3 से 18 हो गया। हमारा एवरेज 16% था, उनका एवरेज 3% था, हमारा एवरेज 16% था, वो 0 हो गया। 52% था सर किसी किसी चीज में भारत की तरफ से। एवरेज की बात कर रहा हूँ। हाँ। मैं एवरेज की बात कर रहा हूँ, एवरेज 16% था, किसी चीज में तो 60% भी था, 70% भी था, कृषि के ऊपर तो 60-70% था। अब आप उसको 0 कर रहे हो, तो जब आप उसे 0 कर रहे हो तो फिर हम कहाँ हैं? हम एक मार्केट बना दिया आपने कि हम अमेरिका का 500 बिलियन डॉलर का सामान बेचेंगे। लेकिन इमरान जी, जो सत्ता पक्ष है, जो बीजेपी सरकार है, वो ये कह रही है कि सदन चर्चा के लिए होती है, चर्चा ना करके कहीं ना कहीं जो ऐसे मुद्दों को उठाया जा रहा है कि जो मतलब प्रासंगिक नहीं है। अरे वो क्या बात आप कर रहे हैं? आप चर्चा कर रहे हैं, आप क्या बात कर रहे हैं? प्रासंगिक नहीं है? देश विज्ञ आप कह रहे हैं प्रासंगिक नहीं है? हम यहाँ क्या कर रहे हैं पार्लियामेंट में? अगर देश को नुकसान हो रहा है तो देश की बात ना करें क्या हम? हमारा किसान तबाह हो जाएगा, हमारे उद्यमी तबाह हो जाएंगे, हमारा एमएसएमई सेक्टर तबाह हो जाएगा, हम इसके ऊपर ध्यान ना दें? सबसे बड़ा फैक्टर यही है। आपने डेटा सारा का सारा दे दिया अमेरिका को। सबसे बड़ी लड़ाई तो आज विश्व में किस बात की है? डेटा की लड़ाई है। डेटा सारा दे दिया आपने अमेरिका के लिए, वो डेटा सेंटर बनाएंगे। लेकिन इमरान जी, लगातार जो विपक्ष है, चाहे किरण रिजिजू साहब हो या प्रहलाद पटेल साहब हो या और अन्य मंत्रीगण हो, वो ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी बात जरूर कर रहे हैं लेकिन कोई उनकी बातों का आधार नहीं है, कोई सबूत नहीं है उनके पास कि कुछ ऐसा हुआ है, सिर्फ आधारहीन बात करते हैं। मुझे एक बात बताइए, सबूत तो आपका बजट बता रहा है, आप डेटा सेंटर की बात कर रहे हो, सबूत तो आप खुद ही दे रहे हो, हमें कहां जरूरत आ रही सबूत की? सबूत आप खुद ही नहीं दे रहे हो क्या? कल हालांकि राहुल गांधी ने बोलने का प्रयास भी किया तो शायद वो कहते हैं मैं प्रूव करता हूं। जब राहुल जी ने कहा कि अभी ऑथेंटिकेट करता हूं तो बैकफुट पे आ गए। दो ना, आप प्रिविलेज मोशन लाओ ना, देंगे जवाब। देखिए, अगर प्रिविलेज मोशन लाओगे हम जवाब देंगे। अब तो लेकिन नहीं लेके आ रहे वो। मैं तो सुबह कहा था, ये तो आप अब बता रहे मुझे नहीं ला रहे। मैंने सुबह कहा था कि आप लाओ प्रिविलेज मोशन, जवाब लो, सुनने का साहस भी रखो। लेकिन वो तो खैर नहीं लेके आ रही है। सुनने का साहस ही नहीं है। ये उनको भी पता है कि बहुत खराब हो गया, बहुत खराब हो गया। ये उनको भी पता है, ऐसा नहीं कि उनको नहीं पता है, और ऐसा नहीं कि उनको तकलीफ नहीं है। हो सकता है बिल्कुल उनको तकलीफ भी हो, मैं ये नहीं कहता हूं, क्योंकि कोई भी देशवासी, उसको सबसे पहले अपने देश से प्रेम होता है। कुछ चीजें मजबूरियों में होती हैं। क्या मजबूरी रही होगी? मुझे नहीं पता क्या मजबूरी रही होगी। ये तो राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं बहुत होती हैं सर, सेंट्रल हॉल में भी, पार्लियामेंट के भी। नहीं, मैं चर्चाओं पे रहता ही नहीं, मुझे चर्चाओं से मतलब नहीं है। लेकिन कुछ भी बात हो, हमारा सिर्फ इतना मानना है कि जो भी कुछ हुआ है वो देश के लिए बहुत खराब हुआ है। एक सवाल और भी है, संसद से लेकर ही है, चूंकि जब ये हुआ कि प्रधानमंत्री भाषण देने आएंगे, स्पीकर साहब ने उनको रोका, महिला सांसद जो कांग्रेस की वो वेल में चली गई। और मेरा सवाल सुन लीजिए एक बार, क्या है उसमें, आप उसका जवाब दीजिएगा बिल्कुल, कि 8 तमाम महिलाएं वहां पर आकर खड़ी हुई, आरोप है उनका, देखिए, और उनका कहना है कि कुछ मिस हैपनिंग हो सकती थी, वो कर सकती थी। और जो वीडियोस वगैरह दिखाए जा रहे हैं कि पहले से प्लानिंग की जा रही थी कि जब वो प्रधानमंत्री आएंगे तो उनको घेर के खड़े हो जाएंगे, और उनका कहना है कि शायद वो हाथापाई भी कर सकती थी। देखिए, महिला सांसद हैं, सांसद की एक गरिमा होती है, और सांसद महिलाएं बहनें बेटी हैं प्रधानमंत्री की। लोकतंत्र के अंदर हमें अधिकार है कि हम अपना विरोध दर्ज करें, और अगर प्रधानमंत्री अपनी महिला सांसदों से अपना आपको ऐसे सुरक्षित महसूस कर रहे हैं तो इससे बड़ा दुर्भाग्य तो देश का कोई हो नहीं सकता। हम लोग लगातार जो हाउस में अगर हम लोग नारेबाजी करते हैं, हम लोग विरोध करते हैं,
लेकिन बाद में जाके कैंटीन में चाय भी तो साथ पी लेते हैं। तो ये कौन सी बात हो गई? ये तो हमारा अधिकार है। लेकिन जिस तरीके देखिए, से नहीं नहीं नहीं, हमारा अधिकार है। हम वेल में रोज जाते हैं, ये हमारा अधिकार है, हम वेल में जाते हैं। विरोध करने का हमारा तरीका है। विपक्ष के अंदर ये भी रहे, जब ये भी करते थे। ये कोई नई बात थोड़ी ना हो गई। महिला सांसदों को आप लेकर के ऐसे कर रहे हैं। मैं रोज ही नहीं खड़ा होता वहां नीचे। आपने एक पिछली बार देखा होगा, जब प्रधानमंत्री भाषण दे रहे थे, तो प्रधानमंत्री जी के भाषण देते हुए हम नारे लगा रहे थे, तो प्रधानमंत्री जी ने नीचे उठा करके गिलास दिया था पानी का। तो ये तो होता है, कि कोई नई चीज नहीं है। लेकिन ये बात नहीं थी, बात दूसरी है। सच्चाई क्या थी आप बता बात दीजिए। दूसरी है, सच्चाई क्या थी आप बता बात दीजिए। दूसरी है। वो डर था उनको। नहीं, आपकी हंसी में कुछ बता रही है, मैं कह देखिए। तो रहा, बात दूसरी है। वो उनको ये डर नहीं था, क्योंकि महिला सांसद थी, उनकी बहनें हैं, बेटियां, उनसे क्या डर होना उनको। लेकिन आपकी जो मंद मंद मुस्कान इमरान जी, कुछ इसके पीछे राज जरूर है। प्रधानमंत्री जी में अभी ये साहस नहीं है कि वो राहुल जी का सामना कर पाए। राहुल जी का सामना कर पाए और महिला सांसदों का सामना नहीं कर पाए। महिला सांसद राहुल जी की बातों का सामना, राहुल जी का कोई वैसे कोई लड़ाई थोड़ी ना। क्योंकि बीजेपी लगातार इसको मुद्दा बना रही है और वीडियो भी शेयर कर रही है कि जिस तरीके से आपकी महिला सांसद बिल्कुल उनकी सीट के बगल में खड़ी हो गई थी। तो क्यों नहीं खड़े हो सकते? हम पहले भी खड़े होते हैं। कोई नई बात थोड़ी नहीं खड़े हो रहे थे, हमेशा ही खड़े होते हैं। मैं देखिए उन्हीं के जो आरोप है वो बता रहा हूँ आपको। उनका कहना है कि जब प्रधानमंत्री आने का टाइम था, उसी टाइम पर आने के ठीक पहले 10 मिनट पहले वो आके वहां खड़ी जाती हैं। हमने तो विरोध, फुटेज वगैरह सब दिख रही है। हमें तो विरोध करना था, वो तो पता था उनको। वो बात नहीं है। और विरोध कोई प्रधानमंत्री का पहली बार थोड़ी हो रहा था सदन में, हमेशा होता है। लेकिन जो वो आरोप लगा रहे हैं आप लोगों के ऊपर कि शायद ये मिसहैपनिंग कर सकते थे या हमारा बेटा प्राइम मिनिस्टर के साथ मिसहैपनिंग कौन कर सकता है? प्रधानमंत्री है, उनका पद की गरिमा है, हम उस गरिमा को समझते हैं। हमने कोई हल्के लफ्जों का इस्तेमाल नहीं किया। हमारा कोई आदमी कोई हल्के लफ्जों का इस्तेमाल नहीं करता। लेकिन जो वीडियो उन्होंने शेयर किया रिजिजू साहब ने, जब पार्लियामेंट्री मीटिंग उनके कमरे में हो रही, स्पीकर साहब को बुलाया था सभी सांसदों को, अभद्र भाषा का प्रयोग किया। क्या अभद्र भाषा है उसमें? बताइए। उसमें बता रहे हो तो सर। नहीं, आपने सुनी? नहीं, मैंने तो सुनी नहीं। जब आपने सुनी नहीं तो फिर आप क्यों कह रहे? कोई अभद्र भाषा है ही नहीं। ये एक नैरेटिव बनाते हैं बस। एक तो इनको आदत ये है कि हमेशा हमें बुरा कह दिया, हमें यूं कह दिया, हमें यूं कह दिया। प्रधानमंत्री को गाली दी। आप नेहरू जी को, आप इंदिरा जी को, आप राजीव जी को, आप राहुल गांधी को, आप प्रियंका गांधी को, आप सोनिया जी को लगातार गालियां बकते हो हाउस के अंदर, लगातार असंसदीय शब्दों का इस्तेमाल करते हो। वो आपको दिखाई नहीं देते। प्रधानमंत्री जी को कुछ कहेंगे भी नहीं, मुझे गाली दी, कबर खुदेगी। कहां से खुद गई कबर? किसने कहा कबर खुदेगी? बताओ मुझे, किसने कहा? सारी पूरी पार्लियामेंट की रिकॉर्डिंग है। अगर एक शब्द हो तो अभी आप जो कहोगे सजा मैं भुगतने को तैयार हूं। इसी बात को मैं थोड़ा आगे बढ़ाता हूं आपकी, क्योंकि कांग्रेस की तरफ से ये लगातार कहा जाता है कि जो उदाहरण दिए जाते हैं, जैसे मोदी साहब हैं या अन्य मंत्रियां हैं, वो भी नेहरू जी का नाम लेते हैं, पुराने नेताओं का नाम लेते हैं, बहुत चीज़ों का नाम लेते हैं। जब राहुल गांधी किसी का नाम लेने आते हैं तो स्पीकर साहब रोक देते हैं उनको ही। क्या ये पक्षपात किया जाता है? पक्षपात परंपरा हमेशा हर सदन की, लीडर अपोजिशन और विपक्ष नेता प्रतिपक्ष, दोनों का इक्वल स्टेटस होता है हाउस के अंदर। दोनों को इक्वल वो मिलता है। अगर नेता सदन खड़ा होगा, कोई भी बोलता होगा, उसे बैठना होगा और नेता सदन बोलेंगे। नेता प्रतिपक्ष खड़ा होगा तो कोई भी होगा, नेता सदन को बोल। ये पहली मर्तबा है स्पीकर साहब ने हाल ये कर दिया कि माइक ऑफ कर देंगे, बोलने नहीं देंगे, आप डिक्टेट करेंगे। ये कौन सा तरीका है लोकतंत्र के अंदर? नेता प्रतिपक्ष क्या सम्मान आप करोगे नहीं? आप हमसे उम्मीद करोगे कि हम पूरे सारा काम आपके लिए करते रहें? आप राहुल जी का माइक लगातार बंद कर दिया जाता है, क्यों? आप क्यों राहुल जी का माइक बंद करना चाहते हो? आपने सारा निकलवा दिया रिकॉर्ड में से कि ऐसा क्या असंसदीय है उसके अंदर? क्या एप्स्टीन फाइल असंसदीय है? क्या अडानी का नाम ले लिया असंसदीय है? आपने निकलवा दिया। लेकिन उनका ये कहना है कि चूंकि उस वक्त चर्चा किसी और विषय पर हो रही है, आप नाम ले रहे हैं किसी और चीजों का, तो इसलिए शायद उन्होंने हटाया वो। आप थोड़ी ही डिक्टेट करेंगे कि चर्चा किस पे करें, किस पे नहीं करें। ये डिक्टेट नहीं करेंगे ना आप। नहीं, क्योंकि अगर बजट पे चर्चा हो रही है तो बजट के साथ करेंगे। ये बजट का जो उनके तर्क नहीं, ये बजट का हिस्सा नहीं है क्या? ट्रेड डील बजट का हिस्सा नहीं है क्या? ट्रेड डील देश की अर्थव्यवस्था का हिस्सा नहीं है क्या? नहीं, लेकिन ट्रेड डील, आपने ट्रेड डील पे ही तो बोल रहे। आपने ट्रेड डील पे ही तो आप कंप्रोमाइज कर गए, उसी पे तो बोल रहे हैं हम। ट्रेड डील बजट का हिस्सा नहीं है क्या?
देश की अर्थव्यवस्था ट्रेड डील से कितनी प्रभावी होगी, वो हिस्सा नहीं होगा क्या? सवाल यही है इमरान साहब कि लगातार विपक्ष जो सत्ता पक्ष है वो ये बात कह रहा है कि राहुल गांधी या उनके असल में नेता सत्ता पक्ष को देखिए, मैं आपको बताऊं, सत्ता पक्ष के पास जवाब नहीं है, उनको पता है कि उन्होंने गलती हुई। अब वो बेचारे इसे ढकने की कोशिश कर रहे हैं, ढका उनसे जा नहीं रहा है। ट्रेड डील को लेकर हाँ, या कुछ और मुद्दे हैं, नहीं नहीं, ट्रेड डील सबसे बड़ा मुद्दा है। या वो किताब सबसे बड़ा मुद्दा है? नहीं नहीं, किताब बड़ा मुद्दा नहीं है, सबसे बड़ा मुद्दा ट्रेड डील है भाई। बीजेपी बैकफुट में तभी आई जब राहुल गांधी ने उस ट्रेड किताब डील है मुद्दा ट्रेड डील है। आप उस किताब को बड़ा नहीं मानते? अरे नरवाने साहब ने जो लिखा है वो सुनने का साहस कहाँ है इनमें? आप कह रहे हैं कि प्रकाशित हुई नहीं हुई, बिना प्रकाशित हुए आ गई। ये तो ऑनलाइन मिल रही है, अब भी ले लो आप। आखिर देखिए, हमने तो किताब पढ़ी नहीं है, वो राहुल गांधी जी ने आपसे चर्चा जरूर की आप लोगों से, क्या है ऐसा उस किताब में आखिर जो सरकार बैकफुट पे आ गई? लेकर पढ़ लीजिए। हमें तो मिली नहीं रही सर, आप बताइए पढ़ ना। लीजिए लेकर के। आपने कुछ आपको इनके ये कितने बहादुर हैं ये पता चल जाएगा। ये जो होता है कि विश्व गुरु हैं, कितने बड़े विश्व गुरु हैं पता चल जाएगा उस किताब से। मतलब उस किताब में मेंशन किया गया उनकी तरफ से? पढ़ लीजिए आप, पता चल जाएगा। आपको कोई जानकारी नहीं है उस बारे में, लेकिन कहीं ना कहीं जो चीजें हैं ओवरऑल आपको ये पता है कि इसीलिए तो परेशान है ये। हाँ, इसीलिए परेशान है। इतना परेशान क्यों है? क्योंकि राहुल गांधी ने जो बात उठाई थी, मैं बता देता हूं आपको कि भाई सेना उनकी आने वाली थी, टैंक लेकर आने वाली थी, सब है देखिए, ना। इसमें एक बात और भी इमरान साहब की, वो कह रहे हैं कि जो कि ये देश की संप्रभुता से जुड़ा हुआ मुद्दा है, रक्षा का मुद्दा है, इस तरीके से ओपन में नहीं बोलना चाहिए। देश का प्रधानमंत्री कमजोर हो तो पार्लियामेंट में ना बोले? बताइए, पार्लियामेंट में ना बोले और कहाँ बोले? सड़क पे थोड़ी बोल रहे हैं, लेकिन आजकल जिस तरह पार्लियामेंट में बोल रहे थे। लेकिन आजकल जिस तरीके से देखा जा रहा है, भारत के संबंध चाइना से सुधरते जा रहे हैं, और ये भी बात चर्चा है कि लैंड डिस्प्यूट भी थोड़ा सुधारा जाएगा। क्या आपको लगता है कि आने वाले टाइम में रिश्ते सुधर सकते हैं? देखिए, अभी ये इस बारे में बोलना बहुत जल्दबाजी होगी। चाइना पे भरोसा तो खैर नहीं कर सकते, ये बात तो खैर है। चाइना तो भरोसे के लायक, देखिए चाइना और अमेरिका दोनों भरोसे के लायक नहीं है। मैं आपको साफ कहूं, दोनों के अपने हितों के ऊपर वो समझौता नहीं करते। जो हमारे भरोसेमंद दोस्त हैं, हमारा भरोसेमंद दोस्त रशिया, हमारा भरोसेमंद दोस्त ईरान, आप अमेरिका की कीमत पे उनको कंप्रोमाइज कर रहे हो। आप अमेरिका की कीमत पर उनको खत्म कर रहे हो। क्या लगता है कि ये रिपरकशन पड़ेंगे इसके आगे चल के भारत को? निश्चित रूप से पड़ेंगे। क्या बात है आप करने ना पड़ने का? क्या पिछले 1 साल में 1.25 लाख करोड़ रुपया हमने सिर्फ रशिया से सस्ता तेल खरीदने में बचाए। हम नहीं खरीदेंगे तो क्या करेंगे? क्योंकि अब ये बात आ रही है कि वेनेजुएला से तेल खरीदा जाएगा अमेरिका के थ्रू, जो रशिया से सस्ता आता था वो अब नहीं खरीद पाएंगे। क्या आपको लगता है कि इसका भारतीय अर्थव्यवस्था पर ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा? निश्चित रूप से पड़ेगा, निश्चित रूप से पड़ेगा, निश्चित रूप से पड़ेगा। 1.5 लाख करोड़ रुपया 1 साल में हमारा हुआ था। ना पड़ने का कोई मतलब ही नहीं है। इमरान साहब, अब थोड़ी सी चर्चा इलेक्शन को शुद्ध लाभ की बात कर रहा हूँ। 1.5 लाख करोड़ से ऊपर शुद्ध लाभ था। बिल्कुल सही बात है। कई राज्यों में इलेक्शन भी अब इमरान साहब होने वाले हैं। असम की बात कर लें, बंगाल की बात कर लें, तमिलनाडु की बात कर लें, बीजेपी असम में है, आपको भी जिम्मेदारी दी गई है। आप किस तरह देखते हैं आने वाले टाइम में कांग्रेस वहां, क्योंकि पिछली बार हमने देखा था कि बहुत नेक टू नेक फाइट थी। क्या लग रहा है कि जो हेमंत शर्मा मुद्दे उठा रहे हैं, हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, क्या वही मुद्दे हैं या कुछ और चीजें हैं? देखिए, जिस तरह की बयानबाजी है उनकी, वहां लोअर असम और अपर असम 2 अलग अलग पार्ट है। अपर असम को रिप्रेजेंटेशन है ही नहीं, इसीलिए वो इसे छुपाने के लिए सब बातें करते हैं। वहां ट्राइबल्स को कोई, जो आपने वादे किए ट्राइब्स के साथ, वो वादे पूरे नहीं किए। बड़ी बड़ी कम्युनिटी को आपने खाली छोड़ा हुआ है। आप हिंदू मुसलमान करके इसे सबको ढकना चाहते हैं, बस, और कुछ नहीं है। लेकिन जिस तरह के बयान उनके सामने आए, मुसलमान अगर कोई मियाँ जिनको कहा जाता है वहां पर 5 रुपए का कोई मजदूर आपसे मांगता है तो 4 रुपए दे दीजिए। इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण कुछ हो सकता है कि इस देश के अंदर कोई मुख्यमंत्री ऐसी भाषा का इस्तेमाल करे? क्या संवैधानिक पद पर बैठे हुए किसी व्यक्ति के लिए भाषा शोभा देती है? ओवैसी साहब भी इस बार वहां पर चुनाव लड़ेंगे। क्या लगता है कि वो कांग्रेस को नुकसान पहुंचाने जा रहे हैं या अपनी जमीन तलाशने जा रहे हैं? देखिए, जमीन वहां लड़ाई सीधी कांग्रेस की और बीजेपी की है। बाकी जो भी करे जाएगा वहां पे, वो बीजेपी को फायदा ही पहुंचाएगा, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। सीधा सीधा आपको लगता है? हाँ, कि बिल्कुल। और बंगाल की अगर बात करें तो बंगाल में जिस तरीके से ममता दीदी और बीजेपी आमने सामने है, एक नया मुद्दा छेड़ दिया गया बाबरी का। बाबरी का नाम क्यों नहीं हमारी राजनीति से निकल पा रहा है? देखिए, हुमायूं कबीर बीजेपी का आदमी है, और ये बीजेपी ने 2019 में इसे मुर्शिदाबाद से चुनाव लड़ाया था, और बीजेपी ने पैसा देकर के इस व्यक्ति को खड़ा किया है, और ये व्यक्ति बीजेपी के लिए काम कर रहा है। ये
ड्रामा कर रहे हैं कि अपनी ईंट 4 ईंट लगाएंगे, वो चार ईंट तोड़ देंगे, एक तरफ शौर्य दिवस बनेगा, एक तरफ मातम बनेगा। तो ये सारा तमाशा चल रहा बीजेपी कह रही है कि आप मस्जिद बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो बाबरी नाम है, आक्रांताओं का नाम क्यों रखना है? है। क्यों रख रहे हैं आप? मस्जिद बनानी बनाओ, क्यों रख रहे हैं? बीजेपी सरकार में है, सबको ईडी सीबीआई भेजते हो, वो 300 करोड़ रुपए बता रहा है मैं मस्जिद बनाऊंगा। 300 करोड़ कहां से आ रहे हैं उसके पास? कोई ईडी सीबीआई गई उसके पास? आपको लगता है कि सिर्फ राजनीतिक मुद्दे हैं ये? सिर्फ राजनीति और बीजेपी करा रही है, इसके अलावा कुछ नहीं है। कुछ नहीं है। इमरान साहब, जिस तरह के नफरत भरे बयान हिम्मत बिस्वा शर्मा दे रहे हैं, क्या आपको लगता है कि ये राजनीति का हिस्सा है या उनकी पर्सनल एक ऐसी इंटेंशन है कि नहीं, एक समाज को उन्होंने नीचे दिखाना ही दिखाना है? नहीं, उनकी राजनीति का हिस्सा है। देखिए, उनकी राजनीति इसके बिना चल नहीं रही है, क्योंकि उन्होंने जो वादे किए वो वादे पूरे नहीं हुए। जैसा मैं आपको बता रहा हूँ, ट्राइबल्स की वहां बहुत खराब स्थिति है। ट्राइबल्स के साथ जो उन्होंने वादे किए वो पूरे नहीं किए। पूरा का पूरा रिप्रेजेंटेशन अपर आसाम को आपने काट करके रख दिया। तो ये सब चीजें हैं, मुद्दे हैं वहां पे, उनके ऊपर ध्यान हटाने के लिए इधर चलते हैं और कुछ नहीं है। लेकिन आपको लगता है कि क्योंकि 10 साल से बीजेपी वहां पर है और ऐसी बात भी आ रही है कि एंटी इनकम्बेंसी शायद क्रिएट हो गई है और शायद कुर्सी चली ना जाए, क्या ये वो डर है या एक डर का माहौल पैदा करने की कोशिश की जा रही है कि मुसलमानों को लेकर बात की जाए, नफरती बयान दिए जाएं, या जो एनआरसी का पहले मुद्दा था या बांग्लादेशियों का मुद्दा था, घुसपैठियों का मुद्दा था, वो सब उठाए जाएं? सब गौन हो गए ना। आपने कितने लोग डिपोर्ट किए? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बता नहीं पाएगी ना कितने लोग डिपोर्ट किए। जब आप डेमोग्राफी चेंज होने की बात करते हो तो आपने आइडेंटिफाई किए होंगे, तो कहां है वो? अपने लोगों को आप बांग्लादेशी बता रहे हो भाई। जिन लोगों की पुश्ते होंगी, जब बांग्लादेश था ना पाकिस्तान था, जब से वो वहां हैं, तो आप उन्हें कैसे बता दोगे? उनका ये कहना है कि क्योंकि कांग्रेस का लंबे समय तक यहाँ पर राज रहा है, असम में लंबे समय तक सत्ता में रहे, वो उन्होंने ही इन लोगों को यहाँ बसाया है। उनका ये आरोप है, लगातार ऐसे कहते रहते हैं कि कांग्रेस ने इस स्टेट को कहीं ना कहीं बांग्लादेश बनाने का पूरा प्रयास किया है और हम उसको अब खाली करवाएंगे। और बांग्लादेश के हिंदुओं को ही सुरक्षा कर लो यार, उनकी सुरक्षा तो तुमसे हो नहीं रही। इतनी कमजोर सरकार तुम्हारी है कि बांग्लादेश के ऊपर आप कूटनीतिक दबाव भी नहीं बना पाए कि वहां रोज हिंदू मारे जा रहे हैं। अगर आप इतने हिंदू हितैषी हो तो पहले उनकी तो रक्षा करा के दिखाओ दो ना। इंदिरा गांधी के साथ मुकाबला करते हो, इंदिरा गांधी की तरह करके भी दिखाओ ना। इंदिरा जी ने तो पहले उसके अंदर व्यवस्था कर दी थी, जो उन्होंने मुजीब संधि की थी, उस संधि को लागू करा दो। उन्होंने तो पूरा एक देश ही अलग कर दिया था, अलग करा था, और उसमें ये मेंशन किया था कि अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा के लिए वो दूरदर्शी थी, इनकी तरह नहीं थी। और वहां के हिंदुओं पर लगातार अत्याचार हो रहा है, लेकिन आप वहां के लिए नहीं बोलोगे ना, आप में दम है। आप रूट बंद कर दो, दिमाग ठीक हो जाए बांग्लादेश का, लेकिन आप करोगे नहीं क्योंकि आप में दम नहीं है। दम नहीं है या वो मद्दा नहीं है कि दूसरे लोगों को भी नीचा दिखाया या उनको प्रेशर डाला जा सके। बिल्कुल। इमरान साहब, बंगाल में भी बड़ा स्टेट है, हम जानते हैं, और बंगाल में कांग्रेस का एक समय पर अच्छा खासा ठीक ठाक वोट शेयर भी था, हालांकि समय के साथ वो डाउन होता रहा है। अभी की अगर हम स्थिति की बात करें तो किस तरह देख रहे हैं आप बंगाल का चुनाव? क्या कांग्रेस रिवाइव कर पाएगी? क्योंकि हम देख रहे हैं अधीर रंजन साहब भी कहीं ना कहीं उनको भी साइडलाइन किया गया है पार्टी की तरफ से, या जो भी इंटरनल चीजें हैं वो आप बेहतर जानते हैं। थोड़ा मुझे समझाइए कि बंगाल को लेकर आप लोगों का क्या प्लानिंग है? देखिए, बंगाल में अभी जो चुनाव आने वाला है, क्योंकि वहां जिस तरह से केंद्र सरकार का लगातार दखल अंदाजी है, लोगों को समझ में आ रहा है, लोग समझ रहे हैं। अभी वो बाबरी मस्जिद और ये सारा ड्रामा जो तमाशा वहां चल रहा है, वो बीजेपी कराने का काम कर रही है। और ये लड़ाई आमने सामने, ममता बनर्जी क्यों इसके ऊपर एक्शन नहीं ले रही? क्योंकि दोनों मिलकर के लड़ाई लड़ रहे हैं। अच्छा, दोनों को फायदा मिलना है? अरे दोनों मिलकर के लड़ाई लड़ रहे हैं, आप एक्शन क्यों नहीं ले रहे हो? लो एक्शन। अगर सांप्रदायिकता के खिलाफ हो तो ये नहीं हो सकता कि सांप्रदायिकता का पैमाना मुसलमान और हिंदू करके होगा। आप दोनों सांप्रदायिकता के खिलाफ करो, एक्शन लेके बंद करो। आप ये सारा बढ़ावा दे रहे हो कि मुसलमान मातम करे, हिंदू शौर्य दिवस मनाए और बीजेपी और आपकी लड़ाई हो, बस बाकी तीसरा गौण हो जाए। ये तीसरा बंदरबाट करके अपना फायदा उठा के ले जाए। हाँ बस, नहीं बंदरबाट तो नहीं हो रही है, लड़ाई तो बहुत वैसी होगी। कांग्रेस को कहां देख रहे हैं सर इस पूरे सिनेरियो में बंगाल? देखिए, देश के लिए कांग्रेस जरूरी है। आज देश के लिए कांग्रेस जरूरी है। जैसे ट्रेड डील कर करके देश को बेच दिया गया, आज देश के लिए कांग्रेस जरूरी है। जरूरी है, आप मानते हैं ऐसा? इस देश के, मैं नहीं मानता हूं, आपको भी मानना पड़ेगा, हर व्यक्ति को मानना पड़ेगा, चूंकि
इसका नुकसान आने वाले 1 साल के अंदर भयंकर दिखाई देगा। लेकिन वो स्थिति नजर तो नहीं आ रही ना पूरे देश की। अगर डेमोग्राफी में देखें, कांग्रेस की स्थिति देखें, तो वो कहीं नजर नहीं आ रही है कि आप कह रहे हैं, चूंकि आप देखिए पार्टी के सदस्य आ रहे हैं, एक सांसद हैं, जाहिर तौर पर पार्टी की बात करेंगे, लेकिन वो स्थिति धरती पे तो नजर, ग्राउंड रियलिटी पे नजर नहीं आ रही ना। आप लगातार स्टेट हार रहे हैं, आप लगातार 95 इलेक्शन राहुल गांधी हार चुके हैं। देखिए मैं ये कह रहा हूँ, हारना और जीतना मायने नहीं रखता। ईमानदारी के साथ बात करना सबसे बड़ी बात होती है। राहुल गांधी ने ईमानदारी के साथ देश के लिए बात की है, और जो राहुल गांधी ने 8 साल पहले कही, वो 8 साल बाद सच हुई। जो राहुल गांधी आज कह रहे हैं, वो कल सच होगी। देश को एक ऐसे सशक्त नेतृत्व की जरूरत है जो न दबे न झुके, न डरे, न दबे न झुके न डरे, निडर नेतृत्व की। और निडर नेतृत्व इस वक्त देश में केवल राहुल गांधी का है। बिहार में इलेक्शन हुआ इमरान साहब, हमने देखा। हार और जीत को मैं मायने नहीं रखता हूं, मैंने आपको बात कह दी। लेकिन उसमें कहीं ना कहीं ये नैरेटिव बन जाएगा, देखिए बन जाएगा। ये देश के लिए जरूरी है, अब देश के लिए जरूरी है। अब लड़ाई देश को बचाने की है। देश के अंदर लड़ाई 90 बनाम 10 की है। 10% लोग राज करें, 90% लोग गुलामी करें, उससे बात बचाने की है। लड़ाई दोबारा गुलाम बनने की हो रही है। ये ईस्ट इंडिया कंपनी जैसे आई थी और देश को गुलाम बनाया था, ये ऐसे ही डील हो रही है। आपको लगता है कि जो अभी 3 डीलें हुई हैं, चाहे यूरोपियन यूनियन के साथ हो, न्यूजीलैंड के साथ हो, नीदरलैंड के साथ हो, अभी अमेरिका के साथ भी होने जा रही है, ये डील फेवरेबल है या कहीं नुकसान पहुंचाने वाली है? अमेरिका की डील इतनी खराब है कि सब कुछ कंप्रोमाइज हो गया। आपको ऐसा लगता है? मुझे लगता है। आप कैसी बात, मैं तो आंकड़ों से बता रहा हूं। आप लगने की बात, लगना का तो ये हो सकता है कि वो सच सही भी हो सकता है। मैं तो आंकड़ों के साथ बता रहा हूं। 18% टैरिफ को आप कह रहे हो कि हमने कम करा दिया। अब बीजेपी का तर्क देखिए, मैं आपको थोड़ा तर्क बताऊं। बीजेपी क्या तर्क दे रही है? क्या बीजेपी कह रही है कि पहले 3% टैक्स था, ठीक है, अभी टैरिफ कर दिया 25%, उसके ऊपर रेसिप्रोकल लगा दिया 25% का, 50% टैरिफ हो गया था। ओवरऑल हर कंट्री पर उन्होंने टैरिफ लगाया था। अब दूसरी कंट्रीज के ऊपर जो टैरिफ लगाया, किसी पे 25 है, किसी पे 24 है, किसी पे 17 है, किसी पे 19 है, हमारे पर सबसे कम है 18। हालांकि 3 सही है। रुकिए हाँ, अभी रुकिए। जो उनका काउंटर आ रहा है, रुकिए 18 हाँ जी है, और उनका जीरो जो 60 तक था, एवरेज 16% था, वो जीरो। कृषि उत्पादों पे 60 से 70% लेते थे, वो जीरो पर आ गया। बांग्लादेश बराबर में छोटा सा मुल्क है, उसके ऊपर जीरो टैक्स है, जीरो। बांग्लादेश को माल भेजेंगे वो भी जीरो लेगा, और ये जो माल भेजेंगे वो भी जीरो होगा। तो आप कहां हो? लेकिन पीयूष गोयल तो आप कहां सामने आए। पाकिस्तान के जर्नल को बैठा करके ब्रेकफास्ट कराया जाएगा और हमारा प्राइम मिनिस्टर 3 दिन वहां इंतजार करेगा। आप कहां हैं? नहीं, इंतजार कब करा है? अरे 3 दिन रुके नहीं थे क्या प्राइम मिनिस्टर पीछे जाकर? क्या बात आप कर रहे हैं? ऐसी चर्चा हमारे सामने नहीं आई सर कि क्या बात कर रहे हैं? वेट किया उनके लिए। और प्राइम मिनिस्टर 3 दिन वहां रहे जाकर के। प्राइम मिनिस्टर, जब आप अमेरिका की यात्रा उनकी निकालिए, 3 दिन रुके थे कि नहीं रुके थे? प्रोटोकॉल में कौन लेने आया था? प्रोटोकॉल में कौन लेने आया था? देखिए वो प्रोटोकॉल बताता हूं मैं। जब छतरी लेकर के राजीव जी को, कांग्रेस राजीव जी को, इंदिरा जी को, नेहरू जी को, तीनों को यूएस का प्रेसिडेंट प्लेन के गेट से रिसीव करते थे। यूएस प्रेसिडेंट प्लेन के गेट से रिसीव करते थे। लेकिन जो बीजेपी सरकार है वो तो अलग ही सरकार। मैं तो आपको 3 उदाहरण दे रहा हूं, राजीव जी, इंदिरा जी, नेहरू जी, तीनों के दौरे देखिए, सब यूट्यूब पर है, दौरे देखिए। यूएस प्रेसिडेंट ने उनको गेट से रिसीव करा। हमारे प्राइम मिनिस्टर को बता दीजिए किस दिन रिसीव करा। आपको लगता है कि जो इंटरनेशनल डिप्लोमेसी है भारत की, कहीं ना कहीं पहले के मुकाबले मजबूत हुई है या कमजोर हुई है? खत्म हो गई है। कमजोर तो गलत बात है, कमजोर कहना तो कमजोरी में तो गए हैं। खत्म कर दिए और वापस वहीं आ रहे हैं जहां थे। इजराइल से दोस्ती करने चले थे, क्या हुआ? फिर फिलिस्तीन का समर्थन करना पड़ा ना। और इनके यहां पे नफरती चिंटू कहते हैं आप बताइए, फिलिस्तीन को यूनाइटेड नेशन के अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सपोर्ट किया कि नहीं किया? बिल्कुल है किया। जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सपोर्ट कर रही है फिलिस्तीन को, और यहां मुसलमान होने की वजह से भुगतान कराते हैं, ये 2 चेहरे हो गए ना। ईरान हमारा दोस्त, ईरान के साथ आप चलने को तैयार नहीं, कल इसके नतीजे भुगतने को तैयार रहिएगा। ये जो अमेरिका के साथ दोस्ती में आप रशिया और ईरान को कंप्रोमाइज कर रहे हो, इसके नतीजे कल भुगतने को तैयार रहिएगा। लॉन्ग टर्म इफेक्ट पड़ेगा। कोई आपके साथ
दोस्त दोस्त नहीं रहा और दुश्मन तो दुश्मन है ही। अमेरिका तो किसी का सगा नहीं, अमेरिका तो हाल ये है ऐसा कोई सगा नहीं जिसने उसको ठगा नहीं या जिसको अमेरिका ने ठगा नहीं। हाँ हैं? एक अभी अभी आपने देखा होगा कि जब ये ट्रेड डील की बात हो रही थी, बात नहीं बन पा रही थी, लगातार ट्रम्प की तरफ से बयान भी आ रहे थे। एक बयान आया बीजेपी की तरफ से या उनके अमेरिका की तरफ से, ऐसा आ गया कि डोवाल साहब जब वहाँ गए, मार्को रूबियो से मिले, तो उन्होंने कहा था कि हमें बुली मत कीजिए आप, हम वेट कर लेंगे लेकिन हम दबाव में नहीं आएंगे। आप किस तरह देखते हैं कि जो बात ये आ रही है? क्या बात कर दी आपने, क्या बात कर दी आपने। ट्वीट देखे उनके, उसके बाद उन्होंने लिखकर मेंशन किया कि ये और पूरा खोल कर बताया कि ये सेक्टर में ये है, सेक्टर में ये है, सेक्टर में ये है। क्या बात कर रहे हैं आप बताइए, आप कैसे कंपटीशन दोगे? 18% टैरिफ आप पे लगेगा, बांग्लादेश 0 पे रहेगा। आप कैसे कंपटीशन दोगे? बताओ मुझे, कौन सा तरीका है? मतलब आपको लगता है कि जो चीजें पर्दे के पीछे कुछ और है, पर्दे के आगे पर्दे के पीछे नहीं रहा कुछ भी, सब पर्दे के सामने ही है। हाँ, पीछे कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। अब तो सब कुछ खुला हुआ है। और ट्रेड डील कहीं ना कहीं भारत के लिए ये घाटे का सौदा बनेगी, आपको लगता है? घाटे का सौदा पहले दिन से, वेरी फर्स्ट डे आपको दिखाई दे रहा है ये। इमरान जी, थोड़ा सा आपके राजनीतिक करियर की मैं बात करना चाहता हूँ कि बहुत उथल पुथल हमने देखी है। आपने जैसे बताया कि 17 साल की उम्र में आपको आना पड़ा, पिताजी की विरासत थी और बहुत सारे पदों पे आप रहे हैं। आपको क्या लगता है कि क्योंकि आपने बसपा का भी साथ लिया, सपा का भी साथ लिया, लेकिन दाल आपकी पूरी तरीके से कांग्रेस में गलती है? देखिए, मन से मैं कांग्रेसी हूँ। मैंने जब वहाँ दूसरी पार्टियों में गया, मजबूरियों में कुछ रही थी बातें, मैं तब वहाँ खुलकर बोलता था। मैंने राहुल जी, प्रियंका जी के लिए हमेशा कहा है। तो मेरा तो मन तो मेरा वही है, मन तो कहीं था ही नहीं। या कुछ राजनीतिक जो आपकी विचारधारा थी वो मैच नहीं कर रही थी उनसे? नहीं, मेरी विचारधारा तो यही है, मेरी विचारधारा तो यही है। देखिए, कांग्रेस देश के लिए जरूरी है, कांग्रेस के अलावा देश के अंदर कुछ बचा नहीं। कांग्रेस को ही मजबूत करना पड़ेगा। जनता क्यों नहीं समझ पा रही है बात? जनता को समझना पड़ेगा। कटोरा लेके थोड़ी समझ में आएगा, जब कटोरा हाथ में आ जाएगा जब ही समझ में आएगा। लेकिन तब तक तो पानी बहुत निकल चुका होगा आगे तक। अभी तो अब ये हम भी इंतजार कर रहे हैं, चलिए इंतजार का। हाँ, हम भी कर रहे हैं। इंतजार का मतलब लोगों को समझ में आना चाहिए ना। देखिए, बर्बादी दस्तक दे रही है। आप मुझे बताइए, ईद भी फीकी जा रही, दिवाली भी फीकी जा रही, दुकान का सामान ही नहीं बिक रहा, तब भी नहीं समझ में आ रहा है। जनता को धीरे धीरे समझ में आएगा। प्रियंका गांधी के आप बेहद नजदीक माने जाते हैं राजनीतिक तौर पर, अगर हम बात करते हैं, जो कि आपकी जो शैली है उसको पसंद करती हैं। और हमने देखा है कि यूपी में जिस तरीके से उन्होंने, जब प्रियंका गांधी को कमान दी गई, आपको जिम्मेदारी दी गई, प्रियंका गांधी के सफर को आप किस तरह देखते हैं? देखिए, प्रियंका जी के अंदर वो तमाम खूबियां हैं जो इंदिरा जी के अंदर दिखाई देती थी। दृढ़ निश्चयी हैं, वाक्पटु हैं, कनेक्ट बहुत अच्छा करती हैं, और कांग्रेस का निश्चित रूप से सब बड़ा चेहरा है। आपको लगता है कि थोड़ा लेट आए उनको राजनीति, सक्रिय राजनीति में लेकर, पहले आ जाना चाहिए था? मेरा व्यक्तिगत तो यही मानना है, लेकिन इसे क्या नहीं, बिल्कुल आपका व्यक्तिगत मानना है, भले ही पार्टी ने उसको बाद में समझा, लेकिन आपको लगता है कि आपका रोल काफी अहम रहा इस चीज में? कि नहीं, मैं तो बहुत छोटा आदमी हूँ। फिर भी क्योंकि आप देखिए, आप एक पार्टी के अंदर मुसलमानों के एक बड़ा नेता माने जाते हैं, बड़ा चेहरा माने जाते हैं। यूपी में आपका एक दबदबा है, एक क्षेत्र में या कहीं पूरी यूपी में कह सकते हैं कि बड़ा नाम माने जाते हैं, और कांग्रेस की राजनीति में फिट बैठते हैं आप। वो कहीं ना कहीं फैक्टर काम आया आपका? नहीं, प्रियंका जी का देखिए आना निश्चित रूप से पार्टी के लिए संजीवनी का काम कर रहा है। और जिम्मेदारियां भी हमने देखा कि उनको बड़ी जिम्मेदारी दी, असम चुनाव की उसमें डाला गया है, टीम में डाला गया है, उनको स्क्रीनिंग कमेटी का चेयरमैन बनाया गया है। क्यों उनको बनाया गया? राहुल गांधी को क्यों उसमें आगे नहीं किया गया? क्या कुछ, क्योंकि सवाल बहुत उठते हैं। देखिए, नहीं, ये देखिए, ये एक प्रोसेस है, पार्टी का प्रोसेस है। राहुल गांधी सबके नेता हैं, राहुल गांधी तो सबके नेता हैं। ये पार्टी का एक प्रोसेस या ये इफेक्ट था बिहार चुनाव के हार का? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये तो पार्टी का निर्णय है, जो पार्टी जिसे जहां लगाती है काम करता है। हम भी, क्योंकि देखिए, मीडिया के गलियारे में भी चर्चा चलती रहती है कि जब रिजल्ट आए थे तो राहुल गांधी बेहद नाराज थे। उनका कहना था कि इस रिजल्ट से मैं बिल्कुल खुश नहीं हूँ, क्योंकि उन्होंने बहुत मेहनत की थी, वाकई में मेहनत की थी, कई पदयात्राएं की। राहुल जी की मेहनत को अगर हम लोग सहज लें, कांग्रेस जन, तो क्यों नहीं सहज पा रहे पर? बस यही तो कमी है थोड़ी सी, इसे सहज लें। नेताओं में कमी है, या नेता ये नहीं चाहता कि जो सिर्फ गांधी परिवार के इर्द गिर्द घूमती रही चीजें? नहीं, गांधी परिवार के इर्द गिर्द नहीं, गांधी परिवार के इर्द गिर्द हैं। गांधी परिवार के बिना कांग्रेस में क्या है, बताओ मुझे आप। सारा सेंटर पॉइंट तो वही है। और शायद यही प्रॉब्लम भी है, मैं आपको बता दूं। नहीं, प्रॉब्लम नहीं है ये।
एक्सेप्टेंस कहीं ना कहीं नहीं नहीं नहीं, ये हम जो ये बात की जाती है ना, देखिए एक होता है कि जो चीज दिख रही है, लेकिन एक होता है हकीकत, और हकीकत और सच्चाई यही है कि वो सेंटर पॉइंट है। लेकिन आपको लगता है ना कि उस सेंटर पॉइंट को ढोटे ढोटे कांग्रेस आज इस स्थिति में आ गई है धोते लोते क्या बात कर रहे हैं आप? बिल्कुल जिन्होंने अपने परिवार को खो दिया हो, हैं, अपने आपको दादी को गोलियों से छलनी देखा हो, आप उन्हें ढोना बता रहे हो? किसी की कुर्बानी है उनके मुकाबले? बताओ मुझे कौन से परिवार की कुर्बानी है? किसी ने उंगली भी कटाई हो देश के लिए? उसमें कहीं कोई राय नहीं है। देखिए क्या बात है ये, अब मुझे बताइए उन्होंने, अब ये लोगों की समझ में आएगा, आ जाएगा। लेकिन देखिए आप कह रहे हैं कि समझ में आएगा, आना चाहिए, क्योंकि बात घूम के वही आ जाती है कि कब समझ में आएगा। अभी आ जाएगा समझ में, बहुत हो गया। देखिए बहुत ज्यादा दिन नहीं चलता, झूठ की आंधी ज्यादा दिन नहीं पकती, सच्चाई लोगों के सामने आ रही है और समय आ गया है कि लोग समझने लगे। इमरान जी, चूंकि आपके राजनीतिक सफर की हम बात कर रहे हैं, कुछ आपके भी बयान ऐसे रहे हैं जो बहुत चर्चाओं में रहे हैं और आपके लिए भी मुसीबत का सबब बने हैं। मतलब एक सिंगल दो एक उसे बस दोहराइए मत, कोर्ट में बात होगी। एक, और वो भी मेरा बयान नहीं था, अंदर की गुफ्तगू थी, हमारे यहाँ की भाषा ऐसी है, बस इसके अलावा कुछ नहीं था। अंदर की गुफ्तगू थी, किसी पब्लिक मीटिंग में नहीं था, किसी ने नहीं, कुछ नहीं था और कुछ नहीं। और उसमें भी मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा था, सारा तोड़ मरोड़ दिया। तो इसलिए अब मैं उसके लिए बार बार कह चुका हूँ, भाई बंद कर दो, हाथ जोड़वा लो। मैं लेकिन आपको लगता है कि भले ही आपने वो इंटेंशनली ना कहा हो, गलती हुई आपसे, आपको लगता है? गलती, एक बात तो बताइए, जो जिस तरह से वो पोर्ट्रे किया गया, मैं वो था ही नहीं। मुझे तो ऐसा विलेन बना दिया जैसा जिसका सांप्रदायिकता से दूर दूर तक का वास्ता नहीं, उसे सांप्रदायिक बना दिया मीडिया ने बनाया था, और कुछ थोड़ा ही था वो। लेकिन अब तो सच्चाई हो गई सामने, अब तो देख लिया हमने। देखिए क्या होता है ना कि जब एक कोई बार चीज तीर निकलता है तो लोग उसको बड़ा चाव से सुनना हो गया। अब तो जब हो गया, अब तो बहुत पुरानी एक बयान और भी था आपका, हमास और भगत सिंह को आपने जोड़ दिया था, वो बड़ा लोगों को नहीं, देखिए वो गलत तरीके से वो उसे आधा किया, आधा नहीं। हमास जो है वो अपनी जमीन के लिए लड़ रहा है, भगत सिंह जी अपनी जमीन के लिए लड़। शहीद आजम भगत सिंह की तुलना किसी के साथ नहीं की जा सकती। 31 साल की उम्र में जिस आदमी ने शहादत को 24 साल की उम्र में 1931 में 24 साल की उम्र में शहादत के फंदे को चूमा हो, और आइडियोलॉजी के साथ, मतलब एक तो यह कि लड़ाई हो रही थी आइडियोलॉजी के साथ, तो आप उससे कंपेयर नहीं कर सकते। लेकिन जहां जहां मुक्ति आंदोलन हुए, माओ का आंदोलन उठा लिया, एक सेकंड में पूरी बात होने दीजिए मेरी, जहां जहां मुक्ति आंदोलन हुए वहां का उठा लीजिए कि जो वहां के नायक थे वो किसी जमाने पे खलनायक रहे। अंग्रेजों के जमाने में भगत सिंह जी को फांसी क्यों दी गई? क्योंकि उनको खलनायक बनाया गया। हमारे लिए वो नायक थे, उनके लिए खलनायक थे। नेल्सन मंडेला 20 साल जेल में रहे, खलनायक बना के रखा ना, और जब निकल के आए नायक बने, फिर उन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिला। चाइना में, यही चाइना में था। तो ये समय समय पे होता है। तो ये मुक्ति आंदोलनों से निकले हुए लोग, तो यही बात। लेकिन मुद्दा क्या बनाया गया कि एक जो आतंकी संगठन है उसको, आतंकी संगठन पे भी मुझे बताइए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उस आतंकी संगठन माना क्या? इंटरनेशनली एक्लेम्ड है। नो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने माना। मैं तो वो मानूंगा जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मानती है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने माना क्या? मुझे बता दीजिए, आतंकवाद की सूची के अंदर उसका नाम है क्या? लेकिन आपको लगता है नो, आप मुझे बताइए। नहीं, मुझे बताइए ना, मुझे सिर्फ इसलिए पता चाहिए बहैसियत मुसलमान, मैं मुसलमान होकर के बोलूं ना। मुझे बताइए, मैं तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के स्टैंड के साथ हूं, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का स्टैंड है उसके साथ हूं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का स्टैंड यूनाइटेड नेशन के अंदर फिलिस्तीन के साथ है, मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ हूं, मेरा देश है। बिल्कुल, मैं देश के साथ हूं। मेरी राजनीति देश में तो हो सकती है, बाहर नहीं हो सकती। बाहर मेरा वही स्टैंड होगा जो मेरे पास देश का स्टैंड होगा। लेकिन कई बार क्या होता है इमरान साहब कि जब आप राजनीति में होते हैं, आप बयानबाजी करते हैं, तो उसको कहीं ना कहीं पर्सनल मान लिया जाता है। आप भले ही इस बात को कह रहे हैं कि मैं भारत का स्टैंड को साथ चलूंगा, जो मेरे भारत का स्टैंड होगा, लेकिन जब राजनीति में अपनी बयानबाजी की जाती है तो कहीं पर्सनल होती है वो। नहीं, मुझे कैसे पर्सनल हो सकती है? मैं एक मेंबर पार्लियामेंट हूं, एक भारतवासी हूं, और भारतवासी भारत की सरकार के स्टैंड के साथ रहेगा, खत्म बात। मतलब पर्सनल अपने वक्तव्य नहीं होते। कैसे हो सकते हैं? आप एक बात बताइए, भारतवासी हूं, भारत के स्टैंड के साथ नहीं रहूंगा तो किसके साथ रहूंगा? बताओ मुझे आप। ऐसे तो सर देखिए वो चर्चा बहुत लंबी हो जाएगी उसमें। मैं देश में राजनीति करूंगा, मैं बाहर की बात कर रहा हूं। मैं देश के राजनीतिक परिस्थितियों की बात मत करें। आलोचना करना मेरा काम है अपने देश में, विदेश में नहीं।
विदेश के मामले में मैं भारत सरकार के साथ हूँगा। हम चूंकि यूपी की राजनीति की बात कर रहे थे और उसमें एक नाम जो बड़ा चर्चा में अब आ रहा है, हमने देखा कि सपा तो मैदान में रही है, कांग्रेस भी मैदान में रहेगी, बसपा भी रहती है। असदुद्दीन ओवैसी की जो पार्टी है AIMIM, वो हर स्टेट में चुनाव लड़ रही है अब। देखिए लड़ाई मेरा सवाल सुनिए। हमने देखा है कि बिहार में चुनाव लड़ा, उसने 5 सीटें लेकर आ गई वो। अभी BMC महाराष्ट्र में नगर पालिका के चुनाव हुए, वहां पे उन्होंने काम खराब किया कांग्रेस का या और न दल थे। असम की बात लड़ने को कह रहे हैं, वो बंगाल में चुनाव लड़ेंगे वो। अच्छा मैं आप क्या वो यूपी में भी जाएंगे, 5 सीट जीते, उन 5 सीट से बिहार हार गया तो क्या फायदा हुआ? अगर उन 5 सीट से बिहार हार गया तो क्या फायदा हुआ? नुकसान तो 10-15-10 सीट जीत भी जाए वो यूपी में और सरकार बीजेपी की आ जाए तो फायदा क्या होगा? क्योंकि उनकी राजनीति बीजेपी अगेंस्ट की राजनीति। फायदा क्या होगा? मैं तो ये बात कर रहा हूँ, फायदा क्या होगा? आज लड़ाई इस बात की नहीं है, आज लड़ाई ये है कि फांसीवादी लोगों को जो नफरत की बात कर रहे हैं उनको पीछे खींच करके देश को चलाने के लिए मोहब्बत वाले लोग आगे आने चाहिए। क्योंकि मोहब्बत की बात की आपने, दुकान की बड़े चर्चा में रहा पिछले साल, हमने देखा कि मोहब्बत की दुकान, लेकिन आपको लगता है कि मोहब्बत की दुकान फल फूल नहीं पाई वो अच्छे तरीके से? उसको फलने फूलने नहीं दिया गया उसको? देखिए वक्त लगता है हर चीज में। नहीं, प्रयास देखिए उन्होंने जरूर किया उन्होंने, देखिए वक्त लगता है हर चीज में। आंखें लोगों की खुलेंगी, माहौल बदल रहा है। अब हर चीज का एक समय होता है, समय बदल रहा है। 2-3 बिलों को लेकर मैं चर्चा करना चाहता हूं आपसे। वक्फ बिल की हम बात करते हैं, आप किस तरह देखते हैं उस बिल को? वक्फ कानून देश का काला कानून है जो संविधान की आत्मा के ऊपर सबसे बड़ी चोट है। संविधान के अंदर जो प्रावधान दिए गए खुला खुला उनका उल्लंघन है। वक्फ की प्रॉपर्टियों को हड़पने की साजिश है। या आपको लगता है टारगेट किया जा रहा है मुसलमानों को? वक्फ की प्रॉपर्टियों को सिर्फ मुसलमान नहीं, मुसलमान की प्रॉपर्टियों को टारगेट किया जा रहा है। मंशा क्या लगती है आपको? मंशा क्या लगती है कि मुसलमान को नुकसान पहुंचाओ, मुसलमान को परेशान रखो। होगा तो कुछ नहीं, लड़ाइयां चलती रहेंगी, कोर्ट में कोर्ट कचहरी होती रहेंगी, और क्या होना है। आपको लगता है कि जब से नरेंद्र मोदी की सरकार 2014 से आई है, पहले भले ही राजनीति किसी भी स्तर की रही हो, अभी की जो राजनीति है वो डेवलपमेंट की ना होकर कास्टिज्म की बहुत हो गई? बहुत स्तर गिरा दिया है, पॉलिटिक्स का स्तर जमीन पे मिला दिया। किसने मिला दिया? मतलब क्या, मतलब खुल के बताइए। देखिए आप मुझे बताइए, आज राजनीति में हमारे संबंध ऐसे होते थे, आज तो दुश्मनी निभाते हैं, फर्जी मुकदमे लिखवाएंगे, परेशान करेंगे। आज तो ये काम हो रहा है, ये काम पाकिस्तान करता था। हाल देख लीजिए तबाही का हाल क्या हाल है, तबाह हो गया। जो सरकार तरह तरह के बिल, हमने उसकी बात की, वक्त की, आपने कहा कि ये हड़पने का एक बात है। SC/ST एक्ट हमारे देश में बहुत लागू किया गया, उसको किस तरह देखते हैं आप उस बिल को? नहीं SC/ST देखिए, जब एक दबी हुई कचड़ी हुई कम्युनिटी को उसको नफरत की बुनियाद के ऊपर रखा जाएगा, उसी के लिए तो प्रोटेक्शन के लिए तो एक्ट लाए थे कांग्रेस ही तो लाई थी, उसी लिए तो एक्ट लाए थे। ये कहते हैं कि उसका दुरुपयोग बहुत हुआ है उस एक्ट का। देखिए उसमें चाहे कांग्रेसी नेता हो, बीजेपी नेता हो, किसी भी पार्टी के नेता हो, या आम शख्स क्यों ना हो, उसका दुरुपयोग बहुत हुआ है। आज भी दलित एट्रोसिटी हाईएस्ट है। ये दुर्भाग्य नहीं है क्या? उत्तर प्रदेश में 26% दलित एट्रोसिटी है पूरे देश की, तो ये दुर्भाग्य नहीं है क्या? आप बताइए, दुर्भाग्य है ना? लेकिन आपको नहीं लगता कि बिल लाना कोई समस्या का समाधान नहीं हो सकता है, चाहे वो किसी भी फॉर्म में? देखिए संविधान के अंदर कानून ही तो दिया है, कानून से ही तो देश चलता है। लेकिन कई बार कानून का बेजा इस्तेमाल भी तो होता है ना सर। बेजा इस्तेमाल रुकना चाहिए, उसे बार बार सुप्रीम कोर्ट ने भी उसको ऊपर करा है। बेजा इस्तेमाल रुकना चाहिए, बेजा इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। एक बिल अभी बहुत चर्चाओं में है, UGC बिल। उसमें जिस तरह की बातें, देखिए आप उसे समझ नहीं पा रहे, वो बिल ही नहीं है। बीजेपी का काम है लड़ाई कराना, बीजेपी का काम है लड़ाई कराना। कभी वो धर्म के नाम पर होगी तो हिंदू मुसलमान हो जाएगा, वो क्षेत्र के नाम हो गई तो नॉर्थ इंडियन साउथ इंडियन हो जाएगा, या नॉर्थ इंडियन नॉर्थ ईस्ट और वर्सेस नॉर्थ इंडियन हो जाएगा। बीजेपी का काम है लड़ाई कराना। उन्होंने एक UGC की नियमावली के अंदर एक लाइन डलवा दी। जो UGC की नियमावली 2012 की है, उसके अंदर तो क्लियर कट सब प्रावधान थे, बिल्कुल है। उनको चेंज कर करके उससे होना तो कुछ नहीं, नियमावली है वो, कानून तो है नहीं। नियमावली के अंदर आपने चेंज कर, लेकिन उसमें प्रावधान ऐसे दे दिए गए हैं, मैं बता रहा हूं ना, नियमावली चेंज कर दी आपने, उसके बाद आपने उसे बॉल फेंक दी
मैदान में, अब लड़ो लड़ो। है। सुप्रीम कोर्ट में स्टे होना ही था, उसमें था ही कुछ नहीं, तो स्टे होना था, वो स्टे हो गया। या आपको लगता है कि इस बिल को लेकर सरकार ने एक ऐसी बॉल फेंकी सभी के पाले में, चाहे कांग्रेस हो या सपा हो, बसपा हो, अन्य राजनीतिक दल हो, अन्य क्षेत्रों के, कोई इसकी मुखालफत नहीं कर पाया। विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब आदमी का वक्त खराब होता है ना, उल्टे सीधे फैसले ऐसे ही होते हैं, उल्टा लगाना उनको। उसमें क्योंकि जो कमेटी थी, स्टैंडिंग कमेटी यूजीसी की, उसमें दिग्विजय सिंह साहब थे चेयरमैन, उसके बहुत सारे सवर्ण लोग उसमें सब थे मोस्टली। और जिस तरह का बिल वो लेकर आया गया, ये कहा गया कि जो भी कमेटी उसमें बनी ने, जो दिग्विजय सिंह जी ने बयान दिया, तो उसे भी सुन लीजिए। हाँ, सुना है हमने, सुना है। उनकी सिफारिशें तो नहीं मानी गई ना। उनकी सिफारिशें नहीं मानी गई। देखिए चेयरमैन, आप चेयरमैन है, चेयरमैन ने सिफारिशें दी, आपने मानी नहीं। ये तो आपका वो है कि आप माने ना माने, या तो चेयरमैन की कमेटी की सिफारिशें मानी गई होती, उन्होंने तो नहीं की थी सिफारिश। लेकिन जो उसका बिल का लब्बो-लुबाब था, जिस तरीके से कहा गया कि जो कमेटियां बनेंगी उसमें जो सारे SC ST समाज के लोग रहेंगे, सवर्ण समाज के लोग उसमें नहीं रहेंगे, क्या आपको भी लगता था कि, मैंने एक जनरल क्वेश्चन पूछ रहा हूँ आपकी समझ के हिसाब से? मैंने आपको अपनी समझ के हिसाब से बता दिया कि उसमें कुछ नहीं था, उसे स्टे होना था। वो बॉल डाल दी नफरत के लिए, लड़ाई के लिए, अब वो स्टे हो गया, अब लड़ाई लंबी लड़ते और सरकार ने कुछ इस पर विरोध भी नहीं किया कोर्ट में। वो तो होना ही था ये स्टे। विरोध कर दिकार, उन्हें तो लड़ाई करानी थी, मकसद लड़ाना है। मकसद ये नहीं है कि किसी को फायदा पहुंचाना है, ना सवर्णों को फायदा पहुंचाना, ना दलितों को फायदा पहुंचाना, लेकिन अपने स्टैंड क्लियर करना था कि हमें फायदा लेना उन लोगों से। हाँ, बस भाई, क्योंकि उन्हें पता है कि सवर्णों का वोट है वो कहीं जाएगा नहीं उनके खिलाफ से, वो उनको मिलेगा। और जो अति पिछड़े हैं, तो सवर्णों को सोचना है, ये तो सवर्णों को सोचना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, ये उनको सोचना चाहिए कि दलितों का जो वोट है तो मिलेगा ही मिलेगा उनको। अल्पसंख्यक मुसलमान वोट देते नहीं है उनको। उन्हें कोई नहीं वोट देगा आने वाले वक्त में, जो हालात वो कर रहे हैं। मतलब ये आपकी ये भविष्यवाणी है? हाँ, जो हालात कर रहे हैं उन्हें कोई नहीं वोट देगा। इमरान जी, यूपी से आप आते हैं, पश्चिमी यूपी से, 27 में चुनाव होना है वहां पर, किस तरह देख रहे हैं? क्योंकि कांग्रेस की देखिए स्थिति सबको पता यूपी में इस वक्त क्या हो रखी है। प्रयास बहुत किया, राहुल गांधी भी, अब प्रियंका गांधी भी वहां पर मैदान में है, और चुनाव 2027 में हम सरकार बनाएंगे। बड़ी बात बोल रहे हैं सर, बस बहुत ही। अब आपको मैं इतना बता रहा हूँ, 2027 में हम सरकार बनाएंगे। थोड़ा सा उसका गणित तो समझाइए मुझे। गणित की जरूरत नहीं है समझने की। अब 2027 में हम लोग सरकार बनाएंगे। नहीं, देखिए, ये हवा में बात करने वाली बात नहीं है। हवा में बात नहीं कर रहा हूँ मैं, हवा में बात ही नहीं कर रहा हूँ मैं, तैयारी के साथ बात कर रहा हूँ। 2027 में हम सरकार बनाएंगे। क्या मुख्यमंत्री आप बनेंगे उसके? नहीं, मैं मुख्यमंत्री के दूर दावेदार भी नहीं हूँ। मैं तो MP हूँ, पार्लियामेंट में हूँ। देखिए, आपकी एक पहचान है यूपी में, इस बात को कोई नहीं नकारता। मैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आता हूं। मैं सच्चाई को स्वीकारता हूँ। मैं उम्मीदवारी तो छोड़ दी, मैं कई सौ फीट दूर हूँ उम्मीदवारी के पास में नहीं हूँ। लेकिन आप जो बात कह रहे हैं कि सरकार बनाएंगे, सर, वो थोड़ा सा अटपटा लग रहा है मुझे। सरकार बनाएंगे, देखिएगा, जब समय आएगा आपको पता चलेगा बहुत सारी चीजें। आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश में इस वक्त योगी की काट है कोई अभी? अरे, उनके काटने के लिए हमारी जरूरत कहाँ है? वो तो वहीं बैठे हैं उनके लिए साथ में ही। हमारी कहाँ जरूरत है उन्हें? कौन काट रहा है? जो उनकी पार्टी के हैं वही बताएंगे उन्हें, हमें जरूरत कहाँ है? लेकिन आपको लगता है ना कि मुख्यमंत्री के तौर पे उनका जो कार्यकाल रहा है वो किस तरह देखते हैं आप? किस तरह देखूं? टांग में गोलियां देखूं, बच्चों की हत्याएं देखूं, महिलाओं को साथ जो रेप हो रहे हैं वो देखूं, क्या देखूं बताओ आप? लेकिन आपको लगता है ना कि सुधार भी हुआ है पहले से? क्या सुधार हुआ है मुझे बता दीजिए, सुधार ये क्या हुआ है? सुधार पता तो चले ना कि सुधार क्या हुआ। पहले जितना माफिया थे वो सब खत्म कर दिए, वो कहते हैं। वो भी माफिया भी जाति और धर्म से, या तो ब्राह्मण मारे या मुसलमान मारे या यादव मारे। देखिए, अरे उसका कोई धर्म नहीं होता। देखिए, अब क्या, अच्छा, इनके ये सिर्फ इसी धर्म में थे क्या सारे माफिया? तो किसी धर्म के भी हो सकते हैं। तो इसी धर्म में थे क्या? क्या और माफिया नहीं है? और माफिया भी तो है ना। तो सबको कर रहे हो तो बताओ कौन से गले की गोली? तो कहते सब बताओ कौन से का घर गिरा? सबका साथ, बताओ मुझे कौन से का घर गिरा? लेकिन आपको लगता है कि जो भी माफिया थे, चलो हम जात पात में नहीं जाते इसमें, आपका मुद्दा नहीं है ना, आप इस पर जात पात पे घुमा दोगे। नहीं, मैं नहीं घुमा रहा इस चीज पे। मैं कह रहा हूँ कि माफिया अगर खत्म किया भी है, चाहे किसी भी उसका हो, मैं कहता हूँ हिंदू है, मुसलमान है, दलित है, ब्राह्मण है, कोई है चाहे, लेकिन माफिया को तो हटाया ना उन्होंने। उसकी कुर्सी पे दूसरा बैठ गया, बस इतना ही तो फर्क हुआ है। मतलब आप उसको उन कुर्सी से, उसको मुख्यमंत्री को माफिया भी कह रहे हैं? मैं तो नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कॉन्टेक्स्ट आपको वही है कहने का? नहीं, मैं तो यही कह रहा हूँ। देखिए, राजनेता का यही एक गुण होता है कि बात को किस तरह घुमा के चाशनी में लपेट के घुमाते हैं, वो खिलाते हैं। बाबा के बारे में बस एक ही बात है, बाबा ईमानदार आदमी है, बस इतना तो है बाबा का।
चलिए, ये आपने अच्छी बात बोली कि हाँ। ईमानदार मानते हैं उनको। हाँ, ईमानदार आदमी है बाबा, ईमानदार आदमी है। वही ईमानदारी उसकी सबसे बड़ी दुश्मन हो रही है। हम्म उनकी जो दुश्मन है वो ईमानदारी ही है। हम्म बहुत बहुत लोगों को कष्ट है उनका। क्योंकि ईमानदारी कई बार हजम नहीं होती लोगों को। हाँ, तो है। हमें तो हजम हो रही, उनके लोगों को नहीं हजम होती। जैसे अपने नेता के लिए आपने बोला कि राहुल गांधी एक ईमानदार नेता है और सच्चे मन से काम करते हैं, हाँ। लेकिन एक्सेप्ट नहीं हो पा रही है। अब बहुत सारी चीजें हैं। देखिए, हम्म, संत से ये उम्मीद की जाती है कि संत की वाणी बड़ी संयमित हो। जब आप कुर्सी पर हो तो आप सब के लिए बराबर हो, लेकिन बाबा जी के अंदर प्रेम ही नहीं है हमारे लिए। वो कष्ट देता है बस। एक कष्ट और मैं आपसे थोड़ा सा उजागर कर देता हूँ। अभी हमने देखा कि जिस तरीके से शंकराचार्य जी के ऊपर हमने देखा प्रयागराज में, वो मेरा विषय नहीं है। फिर भी मैं आप किसी भी किस तरह धर्म देखते हैं? किसी भी मैं धर्म धर्म गुरु जाति से ऊपर उठ कह रहा हूँ मैं कि- किसी भी धर्म गुरु के हम्म, अपमान के विरोध में हूँ हम्म, कि उसका अपमान नहीं होना चाहिए हम्म, किसी भी सूरत में। और ये तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है हम्म, कि शंकराचार्य जो सर्वोच्च पद पे आसीन है, हम्म, उससे आप ये पूछो कि तुम शंकराचार्य हो कि नहीं। सवाल खड़े किए गए उनके उस पर अस्तित्व पर। आपको लगता है कि उसी के विरोध में जिस तरीके से एक दो कहूंगा मैं अधिकारी स्तर के पीसीएस स्तर के अधिकारियों ने अपना इस्तीफा सौंपे कि सरकार वो तो जो सब कर रही है, वो सब राजनीति है, वो कुछ नहीं है। उनके अपने मसले होते हैं, वो राजनीति है, वो कुछ नहीं। राजनीति होती है। इमरान साहब, हम आखिरी दौर में हैं अपने। मैं आपसे कुछ रैपिड फायर राउंड करना चाहता हूं जिसका आपको सिर्फ एक या दो शब्दों में आंसर करना है। क्विक फायर राउंड रहेंगे ये, क्योंकि बात हमने बहुत कर ली है। पीएम मोदी को किस तरह देखते हैं आप, उनकी राजनीति को? प्रधानमंत्री मोदी हैं, बस इसी तरह देखता हूँ। देश के अंदर नफरत बढ़ गई, इस तरह देखता हूँ। उनके आने बाद कुछ मिला ना मिला हो, लेकिन हमारा भाईचारा बहुत खत्म हुआ है। राहुल गांधी? राहुल गांधी तो संत है। महात्मा गांधी के बाद दूसरा नेता है जिसके मन के अंदर हर वक्त चिंता देश के रहने गरीब के लिए है। योगी आदित्यनाथ? बाबा जी मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, बस ईमानदार हैं? आपने भी जैसा बताया। प्रियंका गांधी? प्रियंका गांधी, देखिए प्रियंका जी जो है वो तो इंदिरा गांधी का दूसरा रूप है। जिन्होंने इंदिरा जी के साथ काम नहीं किया, हमारे जैसे लोगों ने उन्हें देख करके इंदिरा जी को याद करते हैं बस। सोनिया गांधी? उन जैसी त्यागी कोई देखा है आपने? जैसा त्याग उस औरत ने किया है, जो त्याग उन्होंने किया है, वो देखा है कोई? प्रधानमंत्री की कुर्सी को कोई छोड़ता नहीं, उन्होंने छोड़ा है प्रधानमंत्री की कुर्सी। ये मजबूरी थी उनके सामने छोड़ना? मजबूरी क्यों थी? पूर्ण बहुमत में सरकार थी। क्या मजबूरी थी भाई? पूर्ण बहुमत में सरकार थी हमारी। पूर्ण बहुमत नहीं था, खुद बहुमत था। कोalition गवर्नमेंट थी। उनके साथ कोई विरोध नहीं था, सरकार बन रही थी, एक्सेप्टेंस थी उनकी। मतलब हाँ। मायावती को किस तरह देखते हैं आप? बहन जी बड़ी नेता है दलित समाज में, उन्होंने किया है, काम किया है दलितों के लिए, लेकिन अभी घर में बैठ गई बिल्कुल। और ये बहुत ही दलित समाज के लिए भी और उनकी पार्टी के लिए भी बहुत घातक है। चंद्रशेखर? छोटा भाई है मेरा। उनकी राजनीति किस तरह देखते हैं आप? उसकी राजनीति फले फूले बढ़े, मैं तो यही उम्मीद करता हूँ। अमित शाह? गृह मंत्री हैं। क्राइम मंत्री हैं? गृह मंत्री हैं। गृह मंत्री हैं, हाँ, ओके। गृह मंत्री हैं और ठीक है, बस अपनी पार्टी के हिसाब से काम करते हैं। या एक लगता है कि पावरफुल व्यक्ति हैं? हाँ, पावरफुल व्यक्ति तो है। उसकी आदमी उनकी एक खूबी तो है, वो जिसका दोस्त है दोस्त है। वो अच्छाई है उनकी वो। हाँ, तो ये तो एक नेता में खूबी होती है ना कि जिसका दोस्त है दोस्त है, जिसका साथ नहीं है तो नहीं है। और दुश्मनी भी अच्छे से निभाते हैं। हाँ, सब जिसका उन्होंने करना होता है करते हैं। आपकी कभी उनसे पर्सनल मुलाकातें हुई हैं? नहीं। कभी ऐसे कोई चर्चा वर्चा हुई हो? नहीं, कभी भी नहीं। ममता बनर्जी? ममता बनर्जी अपनी पार्टी की नेता है, बड़ी नेता है ममता बनर्जी। बंगाल के अंदर उनकी एक्सेप्टेंस है, इसमें कोई दो राय थोड़ी है। हिला पाना मुश्किल है? नहीं, ये तो कहना बहुत ही मुश्किल होता है। हमारी 15 साल की सरकार जिसने दिल्ली बनाई हो वो हिल गई थी, ये क्या मुश्किल काम है? राजनीति में थोड़ी पता है 15 साल की सरकार 1 मिनट में एक आदमी ने आया और बैठ करके वहां अनशन करा और पूरी सरकार ही खा गए जिसने दिल्ली बनाई थी। उसी पे आने वाला था। अरविंद केजरीवाल को किस तरह देखते हैं आप? तो बता तो दिया मैंने आपको। किस तरह के व्यक्तित्व है लगता है? बता तो दिया मैंने। ड्रामे करने में तो मास्टर उनसे बड़ा कोई भी नहीं है। हेमंत बिस्व शर्मा? छोड़िए, अब इनका क्या मैं कहूँ, मैं जानता नहीं उनको। जो जबान वो बोलते हैं वो जबान एक्सेप्ट। अखिलेश यादव? बड़े नेता हैं उत्तर प्रदेश के, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष हैं, बड़े नेता हैं। मेरे नेता मुलायम सिंह जी के बेटे भी हैं। आप
पर्सनल मुलाकातें होती हैं, उनसे बातचीत होती है? हाँ होती है, क्यों नहीं होती। होती हैं। हम्म। मेरा आखिरी सवाल आपसे है कि इमरान मसूद को अगले 5 से 10 सालों में कहाँ देखते हैं आप? तो यहीं देखूंगा, आप और कहाँ देखोगे। मैं तो जमीन पे रहने वाला आदमी, मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, मैं यहीं रहूंगा। जिस जगह बैठूंगा उस जगह बोलता रहूंगा। जब तक मेरे में दम है लोगों के लिए लड़ता रहूंगा, जो कर सकता हूँ वो करूंगा। राजनीतिक के तौर पे आपको आप एक मैसेज देना चाहें, ओवरऑल सब चीजें मिला के आप क्या देना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहली जरूरत है सौहार्द। हम्म, देश की कमान, प्रदेश की कमान ऐसे लोगों के हाथ में जिनके मन में दर्द हो, हम्म, बिना जाति के, बिना धर्म के, हम्म, जिनके मन में देश का और प्रदेश का दर्द हो। हम्म। एक भाईचारा भी होना चाहिए। वही तो बता रहा हूँ मैं। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। ये थे इमरान मसूद साहब, सांसद हैं और बहुत बेबाकी से अपनी बात रखी है। जैसे कि मैंने शुरुआत में कहा था कि अपनी बेबाकी के लिए ही जाने जाते हैं, और जिस तरह से बेबाक अपनी राय रखी है, चाहे वो राजनीतिक करियर हो या राजनेताओं के ऊपर बात करनी हो या अपनी ही पार्टी के नेताओं को लेकर बात करनी हो, खुलकर अपनी बात करी है। और हम ये उम्मीद करेंगे कि जिस तरह का व्यवहार इनका आजकल के दौर की राजनीति में चल रहा है कि आपसी भाईचारा बढ़ना चाहिए और द्वेष की भावना नहीं होनी चाहिए, ऐसी ये बात कह रहे हैं। उम्मीद है कि आने वाले टाइम में भी इसी तरह की जो भावना है नेताओं के अंदर जगे और कहीं न कहीं जो एक स्वच्छ राजनीति की शुरुआत दोबारा से की जानी जो है ज़रूरी है। धन्यवाद।